जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों, आपके बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में। और ये सारे क्वेश्चन है आपके यूडिटेरिया बुक से, जो कि आपके जाने माने पहचाने प्रवीण सर का बुक है। और आपको पता है कि बिहार एसएससी में 50% वेटेज है जीके जीएस का और 50% वेटेज है आपका मैथ और रीजनिंग का। तो 50% के लिए आप हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि सर्वेश सर जुड़ चुके हैं आपके साथ और हम करेंगे आपका उद्धार, साथ में अपना भी। मिलकर पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे यूडिटेरिया स्टेट 1 जीके जीएस एक अलग अंदाज में। और आप लोग यूट्यूब पे जितना भी वीडियो पड़ा हुआ है स्टेट 1 का, आप लोग सभी से वीडियो से इसे कंपेरिजन कर सकते हैं। इससे बेहतर डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पहले पूरा देखिए, मजा आए, अच्छा लगे तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। उससे पहले आप लोगों के हौसले को जागृत करने के लिए, जज्बे को, जुनून को जगाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट आपके सामने है। सब होगा हासिल तुझे जो मैदान में खड़ा हो जाएगा, पास आती जाएगी मंजिल जो कदम तू बढ़ाएगा। हाँ दोस्तों, अगर मुझे कुछ हासिल करना है तो मुझे मैदान में खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और अगर मैं लड़ूंगा, मैदान में टिक जाऊंगा, एक दिन क्या होगा, मैं जो चाहता हूं वो हासिल जरूर कर पाऊंगा। अगर आप लोगों का प्यार रहे, आशीर्वाद रहे तो चैनल भी बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। चलिए आगे चलते। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? आपको पता है भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत कब बना था? 1946 में। इसके तहत कैबिनेट मिशन, और इसमें क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव है, या यूएस का संविधान का, या ब्रिटिश संविधान का, सोवियत संघ का? आपको पता है यूएस के संविधान से हमने क्या लिया था? हमने लिया था मौलिक अधिकार। क्या लिया था? मौलिक अधिकार लिया था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली थी, न्यायपालिका का अधिकार लिया था, राष्ट्रपति का पद लिया था। राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति का पद, याद रखिएगा। ब्रिटिश संविधान से हमने बहुत कुछ कॉपी किया, संसदीय प्रणाली कॉपी की, एकल नागरिकता कॉपी की। सोवियत रूस के संविधान से हमने बस एक चीज कॉपी किया और वो था हमारा मूल कर्तव्य। क्या था? मूल कर्तव्य, ठीक है ना। और आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन का 2/3 पार्ट आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। और अगर अभी तक आपने किस देश से क्या लिया गया है इसके बारे में डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और मैं आपको आई बटन में लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोग वहां जाकर जरूर इसे देखिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 6, 7, 10 या 11? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 11 थी। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या है 6। और आपका 7वां जो मौलिक अधिकार था वो क्या था? तो संपत्ति का था अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसे हम लोगों ने क्या किया? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? उसको हटा दिया गया और कहां जोड़ दिया गया? 300A में। और इसको क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया। किसे? संपत्ति के अधिकार को। ओके, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। और मैंने मौलिक अधिकार आपको पहले बता दिया कहां से लिए हैं, यूएसए के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, और मौलिक अधिकार पर भी पूरा वीडियो हमारे चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पर अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, या मजदूरों का संरक्षण। तो दोस्तों आपका सही जवाब देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहां से लिया गया है? तो पहले ये जान लीजिए, ये हमें आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से लिया गया। ओके, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हाँ ओके गुड, दक्षिणी आयरलैंड से, क्योंकि उत्तरी आयरलैंड तो इंग्लैंड के ही कब्जा में है। और आयरलैंड किस द्वीप पे बसा है? एमराल्ड द्वीप पे बसा हुआ है। ओके, तो और ग्राम पंचायत का गठन, और ये ग्राम पंचायत का गठन देखिए कौन सा नहीं, यहाँ क्या है?
नहीं है। मतलब हमारे नीति निर्देशक तत्व में 3 प्रावधान है जो कि लिए गए, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। तो इसमें गांधीवादी में आपका क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन किस में है, तो आर्टिकल 40 में है। किस में है, आर्टिकल 40 में है, ठीक है ना, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है, मुखियाओं का चयन किया जाता है। ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल आपका 47 में है। और कृषि एवं पशुपालन ये कहाँ है, आपका आर्टिकल 48 में है। और इसी में आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भी है, गौवध निषेध। लेकिन मजदूरों का संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया समाजवादी विचारधाराओं से, ये गांधीवाद का दर्शन नहीं है। आपका सही जवाब क्या है, डी। आइए, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, वित्त आयोग, संघीय वित्त मंत्री, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। आपको पता होगा साथियों, जैसे ही 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 2015 से, जैसे 1 जनवरी 2015 से आपका क्या किया गया है, नीति आयोग का स्थापना किया गया है। तो आपका योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ओके, तो अभी वर्तमान में वित्त आयोग है जो कि आर्टिकल किस में है, 280 में। वित्त आयोग किस में है साथियों, आर्टिकल 280 में है। इसका प्रावधान कौन करता है आपको, तो इसका प्रावधान आपको आर्टिकल 280 के तहत संविधान ही करता है, लेकिन इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। मतलब भारत की आजादी से अभी तक कुल कितने, 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो और इसके तहत क्या किया जाता है, सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने मुनाफे को बांटती है। चलिए आइए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां नहीं थे। अवशिष्ट शक्तियां किसमें, अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं, तो ऐसी शक्तियां जो संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना संवर्ती सूची में, उसे क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और ये शक्तियां आपके किसके लिए है, तो केंद्रीय सरकार के लिए। जैसे साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम अभी क्या है, साइबर क्राइम अभी आपका एक अपराध है जो कि संविधान निर्माण के समय नहीं था, ये अवशिष्ट शक्तियां में है। और अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे डिस्कशन करा रहा हूँ जो आपके बुक में डिस्कशन नहीं है। जो बुक में है, आपके पास बुक है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल सर्विस क्लासेस KGG पर इसका PDF दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके बुक में नहीं है, मैं वो इन्फॉर्मेशन विशेष कर दे रहा हूँ। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। और इसी के तहत ये अवशिष्ट शक्तियों पर किसका अधिकार है, केंद्रीय सरकार का अधिकार है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है, देखिए, मुख्य कानूनी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि वर्तमान में आपके रिटायर होने वाले हैं, बोमडे साहब, तो ये कितने नंबर के थे। और आपको पता होगा दोस्तों कि आर्टिकल 143 के तहत, हाँ, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति इनसे क्या कर सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है। लेकिन भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये आपके किस्मत, ये आर्टिकल 148 में अभी वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और भारत के महान्यायवादी, आपका सही जवाब क्या है, ये किस में है भैया, आर्टिकल 76 में है। किस में है, 76 में है। और जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और ये कानून का ज्ञाता होता है। और ये आपका आर्टिकल 87 के तहत, आर्टिकल 88 के तहत कहीं भी, मतलब लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी जाकर बैठ सकता है, क्या कर सकता है, भाषण दे सकता है, सुन सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जाती है, देखिए, राज्य विधान परिषद बनाया जाएगा आपको आर्टिकल 169 के तहत। 169 के तहत जो विधान परिषद बनाया जाएगा, इसके लिए 2/3 मेजोरिटी से क्या करना पड़ेगा, विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके किसको भेजना होगा, केंद्र सरकार को भेजना होगा। फिर केंद्र सरकार का मन है वो आपको क्या करना चाहता है, बनाना चाहता है या नहीं चाहता है। ओके, इस बात को आप ख्याल रखेंगे। अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 167 में क्या है, तो मुख्यमंत्री जो आपको क्या है, राज्यपाल को ज्ञापन देता है या जानकारी देता है, वो सभी अनुच्छेद 167 में। आइए आगे, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, आपको मैंने पहले बता दिया। भाग 7 क्या है, निरस्त हो चुका है। भाग 7 क्या है, निरस्त हो चुका है। वर्तमान में संविधान में भाग 7 है ही नहीं। ओके, और भाग 8 में आपका क्या है, तो भाग 8 में ही आपका केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 8 में क्या है, 22 भाषाओं का प्रावधान है। देखिए, अनुसूची और भाग में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है और लगभग 25 भाग हैं। और भाग 8 में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में बताया गया है। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है, कोका कोला
जो हम आप डेली पीते हैं, थम्स अप, कोका कोला, मिरिंडा, इसमें कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? इसमें आपका होता है फास्फोरिक अम्ल। क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल। ओके, B4, यस, ओके। और ऑक्जेलिक और नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दोस्तों आपको दूध में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। और पॉजिट्रॉन ही क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ओके, एंटी पार्टिकल है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ओके, और नाभिक की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व, सर्वाधिक, देखिए यहाँ ब्रह्मांड पूछा गया। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, जो कि आपको पता ही है। अभी बिग बैंग थ्योरी काम कर रहा है जॉन लेमेंडियर का, जो कि बेल्जियम के थे, और उन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी दिया है, जिसमें ब्रह्मांड का हमेशा प्रसार होते रहता है। और इस प्रसार में सर्वाधिक योगदान किसका है? हाइड्रोजन का है, क्योंकि हाइड्रो और सन से जो लाइट आता है उसमें भी हाइड्रोजन का योगदान है, तारों के प्रकाश में भी हाइड्रोजन का योगदान है, और इसलिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में पूछे तब क्या होगा आपका? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। कहाँ? एटमॉस्फेयर में। ओके, चलिए आगे। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? तो स्थिर ताप, जैसे ही ताप आ गया मतलब बॉयल करेगा कोई चीज को, तभी तो ताप क्या होगा? स्थिर। और जैसे ही ताप बॉयल करने के ताप क्या हो रहा है? स्थिर। यानी कि ये नियम क्या है? बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम। ताप स्थिर किसके नियम में होता है भैया? बॉयल का नियम में। ठीक, दाब स्थिर किस में होता है? चार्ल्स के नियम में। एवोगाड्रो का नियम पता ही है, किसी भी परमाणु में जो है एवोगाड्रो संख्या के मान समान होते हैं 6.022 × 10⁻23 मोल। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? देखिए, धुआं ठोस में गैस का, गैस में ठोस का, गैस में द्रव का, या गैस में गैस का। धुआं क्या है भैया? धुआं गैस में ठोस का। जब आप धुआं जलाते हैं, फ्लाई ऐश, राख उड़ता है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल जो कि क्या होते हैं? हवा से ज्यादा हल्के नहीं, भारी होते हैं, लेकिन धुआं से हल्के होने की वजह से धुएं के साथ ऊपर उठ जाते थे। गैसों में किसका मिश्रण है भैया? धुआं, ठोस का। गैसों में ठोस का मिश्रण क्या है? धुआं है। कोयला जलाने पर ही मिश्रण निकलता है। ओके, आइए। ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ रहा है नहीं है। अगर है पूछता तो आपको नाइट्रोजन सल्फाइड होता, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड होता, नाइट्रिक अम्ल। लेकिन कौन नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ओके, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम, देखिए इसके बारे में मैंने डिटेल से एक और चैनल पर मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है, ग्लोरियस केमिस्ट्री पे। आप लोग वहां भी देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड के साथ, और यहाँ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए देख सकते हैं पावर पॉइंट के साथ विथ पेन टैब एंड पेन। ओके, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? तो वायसराय बने थे आपको भारत के पहले लॉर्ड कैनिंग। और आजादी के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आईपीएस, आईएएस आपसे पूछा जाएगा साथियों, तो आपको पता है आईएएस थी अन्ना जॉर्ज, और आईपीएस बनी थी किरण बेदी। फातिमा बेबी सुप्रीम कोर्ट में, और लीला सेठ आपका केरल उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। इसका सही जवाब है आईपीएस। इंडियन पुलिस सर्विस में कौन गई थी? किरण बेदी जी गई थी, जो वर्तमान में कुछ समय पहले पुडुचेरी की क्या थी? राज्यपाल थी। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? चीन, ब्रिटेन, जापान या अमेरिका? साथियों, इसका जवाब बहुत ही इजी है। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, और कागजी मुद्रा भी सबसे पहले किस देश ने जारी किया? चीन। हाँ दोस्तों, वही बिटकॉइन खाने वाला चीन। ओके, तो आपका सही जवाब क्या है भैया? चीन है। जापान को आपको पता है इसकी राजधानी टोक्यो है, और चीन की राजधानी बीजिंग है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति वहां के हेड होते हैं, जो कि अभी कौन है? जो बाइडेन है। फॉल बैक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? फॉल बैक मतलब पीछे से फॉल हो जाएगा, बैक से पटकने पे। और ये शब्द किससे संबंधित है? तो पटकने का, जैसे ही नाम बोले, ये शब्द किससे संबंधित है? कुश्ती से। रवि दहिया ने स्वर्ण नहीं, रजत पदक जीता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और इनका सही जवाब क्या है? कुश्ती। ओके, और पोलो खेलते हुए क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। फुटबॉल में भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी अभी वर्तमान में सुनील छेत्री हैं, जो वर्ल्ड में गोल करने पर 5वें नंबर पर आ गए। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? राष्ट्रमंडल खेल आपको पता है, जो जितने भी राष्ट्र इंग्लैंड के क्या थे? उपनिवेश थे, उन सबों को लेकर स्टार्ट किया गया था 1930 में।
कनाडा में। और इसमें पहली बार भारत में भाग लिया था 1934 में। कब लिया था भाग भैया? 1934 में। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या ज्ञात करें। बहुत ही इजी सवाल है। 5 क्रमागत सम संख्या है, उसका योग 80 है। संख्या अगर मान लीजिए x है, क्या है संख्या x, दूसरा क्या होगा x + 2, x + 4, इस तरह से होगा। और 80 में आप डायरेक्ट कितने से भाग दे दीजिए, 5 है तो 5 से 16 बचे 80। x + 4 का मान कितना आ गया? x + 4 का मान आ गया भैया 16। कितना आ गया? 16। तो x का मान कितना होगा? 16 - 4, यानी कि x का मान कितना होगा आपका? 12 होगा। तो आपका सही जवाब क्या है भैया? सबसे छोटी क्रमागत संख्या 12 है। और अगर सबसे बड़ी पूछती तो x + 4, x + 6, x + 8, x + 10। तो आपका सबसे बड़ी 1, 2, 3, x + 6 और x + 8 वाला, तो क्या हो जाता है? x का मान 12 + 8, 12 8 कितना होता है? 20। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती साथियों? 20 होती। ओके। द्विघात समीकरण x² + 1 x² + x + 1 = 0 का विवेक्त डिस्क्रिमिनांट कितना होगा? डिस्क्रिमिनांट निकालना है, बहुत इजी है, आपको पता है। d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है आपको b² - 4ac। b का मान आपको पता है भाइयों, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 1 और d 1, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा? -3। और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे चल, देखिए ये एक क्वेश्चन रह गया था। देखिए, भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? आपको पता है कि वर्तमान में सबसे अधिक समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और भारत के लगभग 9 राज्य क्या कर सकते हैं? स्टेट 9 राज्य आपको समुद्री तटरेखा के साथ सीमा साझा करते हैं, समुद्र से लगे हुए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश लगा दिया जाए तो टोटल 12 है। अब देखिए निम्नलिखित में से तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे गुजरात होगा। ओके, इसके बारे में मैप है, आगे मैं समझाता हूँ, आप लोग सब रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो और बोलने का स्टाइल और वीडियो बनाने का स्टाइल, जो भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके सुझाव के आभारी हैं। आप लोग हमें सुझाव दीजिए, अपना कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शिव किला दर्रा कहाँ है भैया? हिमाचल प्रदेश। सही है, शिव किला दर्रा से ही आपका क्या होता है? सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती है। बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में, दीफू भी अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप भी अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश करती है, सब सही है। नाथुला दर्रा, नाथुला और जलेपला आपका सिक्किम में है, जो कि यहाँ मेघालय है, बिल्कुल गलत है। जो जिला जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है, जो जिला जम्मू कश्मीर में है आपका। रोहतांग सुरंग भी जम्मू कश्मीर में है, और बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। ओके, पीर पंजाल श्रृंखला भी जम्मू कश्मीर में। तो आपका सही जवाब है यहाँ पे गलत कौन सा है? नाथुला और जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। ओके, अब ये देखिए आपका क्या है, यहाँ पे आपका गुजरात है, जो कि इस तरह से है, ऐसे 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 ऐसे, और इतना बड़ा सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा समुद्र के साथ गुजरात। उसके बाद आपका क्या है? महाराष्ट्र है, यहाँ भी गुजरात है, महाराष्ट्र। उसके बाद आपका क्या है? गोवा। तो 2 राज्य, 3 राज्य हो गए। उसके बाद आपका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा साझा करने वाला कौन है? तो ये है आपका एपी, आंध्र प्रदेश। ओके, पहला नंबर पे कौन है भाइयों? गुजरात है। इस बात को याद रखेंगे। और इस तट को हम लोग वेस्टर्न तट कहते हैं, पश्चिमी तट। और पश्चिमी तट पे पूछे तो गुजरात। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा समुद्र से सीमा साझा करने वाला राज्य, तो आपका क्या होगा? आंध्र प्रदेश, एपी। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है अमरावती। और ये है अपना प्यारा बिहार, जिसके लिए हम और आप क्या है? RSSC सचिवालय सहायक, 1 कुर्सी सचिवालय में, AC रूम में, पक्का पक्का लग जाइए, जम जाइए। देखिए, और ये आपका दर्रे के मैप है। जो देखिए, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो मैप के थ्रू समझाए जा सकते हैं, उनके लिए मैप लाया गया है। आपका यहाँ देखिए, पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, जिला दर्रा, ये सभी कहाँ है? सिक्किम में है। बारालाचा है, शिव किला, ये दोनों आपका कहाँ है? आपका ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है, बारालाचा और शिव किला। माना, नीति, लिपुलेख, ये सब थांगा, माना, नीति, लिपुलेख, ये सब कहाँ? उत्तराखंड में भैया, उत्तराखंड में। जलेपला देख लीजिए, और नाथुला दोनों सिक्किम में है। बोमडीला, दीफू, पांगसाम, ये सब। और तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है, जिससे आप लोग मिजोरम जा सकते हैं। थालघाट दर्रा, जो कि मुंबई से किसको? नासिक को जोड़ता है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। गोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ता है, ये भी महाराष्ट्र में। और यहाँ पर आपका एक क्या है? सेनकोट दर्रा, जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। और पालघाट दर्रा, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और पालघाट से ही लौटती हुई मानसून से कुछ हवाएं क्या होती है? केरल की ओर जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुबनश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सुबनश्री, ओके, धनश्री, दिहांग, लोहित, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो आपका मानसरोवर झील से निकलने वाली, पश्चिम फिर दक्षिण की ओर बहने वाली नदी
अब आप समझ चुके होंगे साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि 3 देशों से होकर बहती है, आपको अगर देखा जाए तो वो 3 देश है आपका, चीन, इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा से मिलने के बाद इसे हम लोग कहते हैं मेघना, गंगा से मिलने से पहले इसे हम लोग कहते हैं जमुना। ओके, सही जवाब है आपका ब्रह्मपुत्र। चलिए, बहुत अच्छा, उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर। बाद में सर्वाधिक भू क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको पता है दोस्तों, 6.4 लाख हेक्टेयर, करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों की देन है भारत की जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है, और भारत के पेट भरने में यह मिट्टी क्या है? बहुत ही कारगर है। दूसरे नंबर पर आपको आता है लाल मिट्टी। काली मिट्टी को आप लोग कपासी मिट्टी कहते हैं, रेगुलर मिट्टी कहते हैं। महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, कपास की खेती होती है सबसे ज्यादा। वर्तमान लेटराइट मिट्टी केरल में पाया जाता है और इसमें काजू की खेती होती है। तो आपका सही जवाब है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। तो आपको अच्छा लग रहा है डिस्कशन? नहीं लग रहा है? क्या कर सकते हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगे फिर भी लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्या पता किसी को अच्छा लगे। ये देखिए आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो चार्ट है साथियों। ये ब्रह्मपुत्र नदी चोमियांगडू हिमनद उससे निकल रही है। ओके, यहाँ पर आपको यांगयाप दर्रा के पास कहाँ भारत में प्रवेश कर रही है। यहाँ से दिहांग आग मिला, दिवांग आग मिला, लोहित आग मिला। ये सुबनसिरी है जो कि आपके क्वेश्चन में था। ये कामेंग है, ये आपका क्या है? धनसिरी है। ओके, क्या है? धनसिरी है। बराक भी क्या है? और सुरमा और गोरोखासी जयंतिया ये मेघालय है। मेघालय में गोरोखासी मानस है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। संकोश नदी है, रोडेक नदी है, और ये आपका तिस्ता। तिस्ता पहले गंगा के सहायक नदी थी। 1787 के बाढ़ के बाद इसने अपना मार्ग बदल लिया और ये किसकी सहायक नदी होगी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगी। मतलब इन्होंने ब्रह्मपुत्र से शादी कर लिया। देखिए, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, गंगा में मिलने के बाद इसे क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं, मेघना। उससे पहले गंगा को यहाँ पर पद्मा कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, आप लोगों का जवाब होना चाहिए बांग्लादेश में हम लोग गंगा को पद्मा कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपका मिट्टी का मैप है और यहाँ पे आपका जो मिट्टी दिख रहा है, ये जो मिट्टी है, ये पूरा ऐसे जो मिट्टी है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सभी मिट्टी साथियों कौन सी मिट्टी है? तो आपको जलोढ़ मिट्टी है जो कि 6.4 हेक्टेयर में फैली हुई है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर में भारत में फैली हुई है। सबसे ज़्यादा मिट्टी यही है, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद आपका देख रहे हैं लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, पहाड़ी मिट्टी है, ठीक। और यहाँ पर आपको क्या है? ये सब लेटेराइट मिट्टी का है, तो याद रखिएगा आप लोग। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? जम्मू कश्मीर में सलाल है, दुलस्ती है, उड़ी है। उड़ी अटैक आप लोग फिल्म भी देखे होंगे, हाउ इज द जोश हाय सा। और ये आपका सही जवाब क्या होगा? पार्वती। पार्वती कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, पार्वती नदी पर ही है। ओके, निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटर हाईवे 3, नेशनल वाटर हाईवे 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस अभी कुछ दिन पहले तक नेशनल वाटर हाईवे 1 सबसे बड़ा वाटर हाईवे था, लेकिन वर्तमान में ये जवाब क्या हो गया है? नेशनल वाटर हाईवे 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। आप लोग देख लीजिए, नेशनल वाटर हाईवे 4 जो कि आपका काकीनाडा से कृष्णा नदी के साथ नहरों, टैंकों और गोदावरी के माध्यम से पुडुचेरी को जोड़ता है। और अभी वर्तमान में ये कितना है? आपको 1095 किलोमीटर है, जो कि भारत का दूसरा दिखा रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा बन चुका है और लगभग 4000 किलोमीटर इसकी दूरी हो चुकी है। आपका हुगली से हल्दिया तक को जोड़ने वाला क्या है? नेशनल वाटर वे 1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 1620 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, बंगाल से चलती है। ये दूसरे नंबर पर आ गई है। आइए, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोदी जी के जहाँ से वो सांसद है, वाराणसी से, महाकाल की नगरी वाराणसी से है। ओके, बाबा वैद्यनाथ की नगरी वाराणसी। और कोलकाता में क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। पटना में आपको जयप्रकाश नारायण है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इनमें से कौन सी उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? देखिए, उष्णकटिबंधीय क्या है? ये पृथ्वी है, ये आपका कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आपका भूमध्य रेखा। इसके बीच के जो भी घास के मैदान होंगे वो क्या होंगे? उष्णकटिबंधीय होंगे। ऊपर आपका शीतोष्ण, नीचे भी आपका शीतोष्ण। ओके, तो इसमें कौन सा जवाब होगा भैया? सवाना, लानोस, कंपोज या पंपास? तो आपका पंपास क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और अर्जेंटीना कहाँ है साथियों? अर्जेंटीना आपका कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ओके, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था?
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जनेरियो में किया गया था, 1992 में किया गया था, और इसमें पृथ्वी के सर्वेक्षण के बारे में बात की गई थी। रियो डी जनेरियो कहाँ है? तो ब्राजील में है, जो कि जहाँ पंपाज है उसी में क्या है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप महादेश का एक देश है ब्राजील, जिसे पक्षियों का महादेश कहते हैं, सांपों का महादेश कहते हैं। ओके, विश्व के प्रमुख घास के मैदान आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसको गौर से देखिए। आपका क्या है, यहाँ पे आपका सवाना है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है। ओके, यहाँ पर मंचूरिया है, चीन में मंचूरिया घास का मैदान, स्टेपी है यूरोप और एशिया में, पुस्टाज है आपका हंगरी में। ओके, पुस्टाज आपका डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और यहाँ टूड्रा वनस्पति है, ये सब तो टूड्रा हो जाएगा। ऊपर क्या है आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पेरीज है उत्तरी अमेरिका में। ओके, और यहाँ पर क्या है आपका, लानूज है वेनेजुएला में, ये कंपास है, ये सेल्वास है, और ये आपका पंपास है अर्जेंटीना में। ओके, तो पंपास कहाँ है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, लोग देख लिए। और ये भी वेल्ड भी क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये डाउन्स भी क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय, क्योंकि यहाँ से मकर रेखा गुजर जाती है, और इसके नीचे जो भी है, और यहाँ से आपका कर्क रेखा गुजर जाता है, कर्क रेखा यहाँ से ऐसे, इसके ऊपर जो है अब क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान है। पेरी भी क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान है, और गेहूं की फसल खूब होती है पेरीज में, स्टेपीज में। और पेरीज को क्या कहा जाता है, ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ओके, अब राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI निम्न में से कहाँ अवस्थित है? बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, कोलकाता। आप लोगों को इसका जवाब पता होना चाहिए। नागपुर में अवस्थित है, नागपुर में आपका RSS का मुख्यालय भी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ की गई थी? ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, भूटान। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी बनाया गया, कहाँ बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया, जिससे आप लोग प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। किसको? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ओके, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं जलीय बायोफ्राइटास, समुद्री आवर्तबीजी, समुद्री फाइटोप्लैंक्टन्स। आपका सही जवाब क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स है। यही क्या है, समुद्री वातावरण का मुख्य प्राथमिक उत्पाद हो, क्योंकि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, जैव विविधताएं ज़्यादा पाई जाती है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, कोरल रीफ, लक्षद्वीप हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, जहाँ पर ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए क्या किया गया था? प्रोटोकॉल किया गया था। 1987 में किया गया था। आपका सही जवाब क्या है? ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत समताप मंडल में 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, जो आपको सन से आने वाले परावैंगनिक किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। जब पीएच मान वर्षा जल का 5.5 से नीचे हो जाता है या 5.5 हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। संकटग्रस्त प्रजाति को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ गई है, जलवाष्प इसका सबसे बड़ा कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? मिस्र की सभ्यता, फारस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या सिंधु घाटी की सभ्यता? देखिए, नगर नियोजन ये आपको पता है एकमात्र शहरी सभ्यता कौन थी प्राचीन काल में? सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, हम लोग आज से लगभग 2500 साल ईस्वी पूर्व, यानी कि 5000 ईस्वी पूर्व, 2022 है अभी, और 2500 ईस्वी पूर्व की क्या है, ये सभ्यता थी। इतना साल पहले हम लोग क्या थे? हम लोग एक सभ्य समाज थे, और हम लोगों की सभ्यता नगरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरी। इस सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए ज्यादातर इसके अवशेष कहाँ मिले? सिंधु नदी के तट में शुरुआत में मिले, बाद में बहुत सारे नदियों के तट में मिले, लेकिन जहाँ पहले मिला उसी का आधार पर नाम रख दिया गया है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? प्राचीन भारत मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। क्या आपके कहाँ के थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और सरवन बेलगोला में संथारा विधि से भूखे प्यासे अपने शरीर को त्याग दिया था। ये भद्रबाहु से प्रेरित होकर कहाँ गए थे? सरवन बेलगोला, जहाँ आपके गुमतेश्वर की मूर्ति है, और उसी गुमतेश्वर महाराज की मूर्ति के आधार पर बाहुबली मूवी भी बना है। बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे, बाहुबली और भरत, और उसे ही को गुमतेश्वर महाराज मूर्ति है। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? चंद्रगुप्त थे। बता दें कौन सा कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? देखिए, जिसमें ग्रीक और बुद्ध दोनों कलाओं का संगम है। ऐसे कला है आपके गांधार कला और मथुरा कला। दोनों का विकास किसके कारण में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? जवाब तो आपका ये है। इस दोनों का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। और रेशम मार्ग का खोज कौन किया था? कनिष्क ही किया था, कनिष्क। ओके, कनिष्क ने किया था। और 78 ईस्वी पूर्व में ही 78 ईस्वी में इसने ही शक संवत चलाया था,
जो वर्तमान में भारत सरकार का क्या है, राष्ट्रीय पंचांग है। कौन सा पंचांग, शक संवत। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान, जिसका कि मूल नाम तमोजिन था, ये मंगोल का रहने वाला था, मंगोलिया का, जिसकी राजधानी वर्तमान उलान बटोर है, जहाँ गोबी मरुस्थल है। और ये जो है पीछा करते हुए आया था मंगवर्णी का, और इस समय शासन था इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश ने क्या किया, मंगवर्णी को शरण नहीं दिया, और चंगेज खान क्या हुआ, उसको पकड़ लिया, वापस चला गया, भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया। सही जवाब क्या होगा आपका, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, और तुर्क चहलगानी की स्थापना करवाई थी, लाल वस्त्र पहनकर इंसाफ करता था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बलबन जो है, बलबन लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? देखिए, गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। और लोदी वंश के अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोदी, जिसकी हत्या किसने की थी? बाबर ने की थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का काल खत्म होता है, और क्या होता है, मुगल की सत्ता आरंभ होती है। आपका सही जवाब क्या होगा, इब्राहिम लोदी। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। और सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक, इंडिविजुअल शासक कौन था आपका? तो आपका था सबसे इंडिविजुअल शासक बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था। सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में शासक वही किया था। सबसे लंबे समय तक शासन चला था आपका तुगलक वंश का, और सबसे कम समय तक शासन चला था खिलजी वंश का, जिसके तो कौन थे आपके, अलाउद्दीन खिलजी। आपने पद्मावत मूवी देख लिया होगा। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? अकबर दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 के आसपास करते हैं, 82 या 83 में, देख लीजिएगा। और इसका जो मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व था, क्योंकि अकबर इसमें सभी धर्मों को शामिल करना चाहता था, विश्व बंधुत्व। ओके, और एकमात्र हिंदू जो दीन इलाही धर्म को अपनाया था वो बीरबल था। बीरबल का मूल नाम महेश दास था। ग्वालियर के राजा के दरबार से वो अकबर के दरबार में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे मद्रास अधिवेशन में बने थे, वो कौन थे आपके? बहरुद्दीन तैयब जी थे। और चौथे अध्यक्ष जॉर्ज जिलो बने थे, जो कि प्रथम इंग्लिश क्या थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर को। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। गोकुलदास प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कुल 72 सदस्य थे, और इसके संस्थापक सदस्य जो थे, इसके पितामह जो बाद में कहलाए, वो थे आपको एओ ह्यू, रिटायर्ड और सैनिक अधिकारी अंग्रेज के। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब की गई? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। अब पहले गांधी जी ने क्या किया था, एक आश्रम बनाया था, लेकिन वो कहाँ था, बहुत कम, ज्यादा लोग जुटने लगा। गांधी जी ने उस आश्रम को साबरमती आश्रम शिफ्ट किया, और ये हुआ आपको 1917 में। कब हुआ? 1917 में, चंपारण सत्याग्रह से पहले। इनमें से किस घटना के पहले सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन आपको पता है कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक, और इसमें डांडी मार्च इसी के तहत गांधी जी ने किया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। गठन 7 नवंबर 1927 को हुआ था, 1928 में आया था। भाई ये पहले तो नहीं है इससे। चौरा चौरी घटनाकांड 5 फरवरी को 1922 को हुआ था। कहाँ? गोरखपुर के शहर चौरा चौरी में, गोरखपुर में जगह है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932। और गांधी विंग समझौता 1931 में हुआ था। तो आपका इस हिसाब से क्या है सही जवाब? 1931, 5 फरवरी 1931 को गांधी विंग समझौता। ओके, चलिए। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1913 में क्या मिला था? 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये क्या था? तो छोटी छोटी कविताओं का संग्रह था। क्या था? कविताओं का संग्रह था, कहानियों का संग्रह नहीं था। और भारत ने किस दे, और ये प्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार, संगीतकार, रविंद्र संगीत इनका भी है। जनगण मन अधिनायक के रचयिता, अमर सोनार बांग्ला के रचयिता, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखे हैं, महान रविंद्रनाथ टैगोर जी को श्रद्धांजलि। भारत के किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? भारत ने किसको हराया भैया? तो ये भारत ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता है। इसको हराकर इंडोनेशिया। भारत ने किस देश को पहली बार हराकर थॉमस कप जीता? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीत लिया। हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है आपको राजीव कुमार जी को। इन्हें बनाया गया है राजीव कुमार जी को। ओके, और अभी क्या है, आज जब मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है भाइयों, आपके लिए 18 जुलाई आ गया है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा होगा। ओके, चलिए ठीक है। दुनिया के पहले
पहाड़ियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये आपका किया गया भाइयों भोपाल में। ओके, और दूसरा बात है कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील आसनसोल में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? आसनसोल में। आसनसोल जो कि कहाँ है आपका? जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? बच्चा बच्चा जानत हो, गुजरात टाइटंस ने जीता। हार्दिक पांड्या की टीम थी, पहली बार बनी थी और पहली बार जीत गया। और ये फाइनल मैच आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था, जो कि अहमदाबाद में है, जिसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम, बाद में नाम हुआ सरदार पटेल स्टेडियम और वर्तमान में नाम है, और सबसे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ओके, चलिए आगे चलते। और इस बार का ऑरेंज कैप मिला है आपको जॉस बटलर को, पर्पल कैप मिला है युजवेंद्र चहल को। उप विजेता टीम रही है राजस्थान रॉयल्स, जिसके कप्तान थे संजू सैमसन। चलिए, एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? हल्का सवाल है। फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। ओके, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आने की प्रबल संभावना है। और ये चुना गया गीतांजलि श्री को, इसके उपन्यास रेत समाधि के लिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी का पहला मानभूकर पुरस्कार है, मतलब हिंदी में आज तक किसी ने मानभूकर पुरस्कार नहीं जीता था। जो कौन जीती है? गीतांजलि श्री जीती है। कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया? कोविड-19 महामारी अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ऐसा किया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार का इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, अपने प्लानेट में क्या करें? इन्वेस्ट करें। पिछले बार का थीम था आपका रिस्टोर आवर अर्थ 2021 का। ओके, राइटिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अभिनव बिंद्रा, सुदीप मित्रा, दूती चंद, इम्तियाज अनीस। तो राइटिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक लिखा गया आपको इम्तियाज अनीस के द्वारा। ये आपके प्रसिद्ध क्या है? घुड़सवार है, और भारत के दूसरे ही घुड़सवार है जो क्या है? ओलंपिक में सेलेक्ट हुए हैं, ओलंपिक खेल में भाग लिए घुड़सवार। हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? तो जाइकोव डी जो है किस देश का कंपनी है? भारत का। अभी तक डी4 क्या होता है? डीएनए, डीएनए से बनने वाला पहला वैक्सीन है। अभी तक जितने भी वैक्सीन बने थे सभी आरएनए वैक्सीन थे, राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन थे। ये पहला वैक्सीन है जो डी राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है, उसे भारत सरकार, भारत की कंपनी जाइकोव ने बनाया है, जाइकोव डी के नाम से। इनमें से पूर्ण सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। आपका सही जवाब होगा बच्चों, साथियों, दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या होता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम है आपका फोटोसिंथेसिस और जंतु फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम का आविष्कार किसने किया था? डी डुबे ने किया था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? वेस्टर्न एवं किसने किया था? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था इंसुलिन का आविष्कार। इंसुलिन आपको क्या होता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की। वासन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का खोज किया था। दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकते हैं, जिसे डैश कहते हैं। तो देखिए, अस्थि बी किसके द्वारा जुड़ता है भैया? बी और बी बोन लिगामेंट के द्वारा, और लिगामेंट का हिंदी क्या होता है? स्नायु। और एम बी टी बोन मसल इसके द्वारा, टेंडन के द्वारा जुड़ता है। ओके, याद रखिएगा। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, सही जवाब है। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं, सही जवाब है। विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रेटिनॉल कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं? तो विटामिन सी को। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं। ओके, डीएनए में पाई जाने वाली संकरा है। डीएनए में आपको पेंटोज संकरा पाई जाती है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वास्टन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए के लिए हरगोविंद खुराना को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। टॉक्सिलॉजी का संबंध निम्न में किसके अध्ययन से? टॉक्सिलॉजी, वायरसों का अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, कैंसर का अध्ययन को रेन्यूरोलॉजी, और टॉक्सिलॉजी विषों का अध्ययन को क्या कहते हैं? टॉक्सिलॉजी। इनमें से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल उपयोग द्वारा होता है? नाइट्रेट संदूषित, देखिए मिनी माता रोग पारा की अधिकता से वजह से होता है। एस्बेस्टोसिस, सीमेंट में काम करने वाले मजदूरों को होता है एस्बेस्टस में। और ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको क्या होता है? नाइट्रेट के संदूषित भोजन से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम।
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है? भोजन में हानिकारक जीवाणु है, और आपको पता है टाइलिन मुंह से निकलता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, इसीलिए हम लोग जब दौड़ उड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करता है। डाइमेज आपका आंख से निकलता है, और लाइसोजाइम क्या है आपका वायरस को, बैक्टीरिया को मारता है, बचाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आमाशय अम्ल का स्त्रावन करता है, बढ़िया जल का अवशोषण करता है भैया, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। और क्या है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल, तो इसमें आपका क्या है, सभी सही है, सभी क्या है, सही है। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है? भोजन में उपस्थित हानिकारक, यह बता दिया गया साथियों। आइए आगे। मानव मस्तिष्क की स्मरण क्षमता कहाँ होती है? स्मरण क्षमता। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं। आपका आगे का भाग है सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, पीछे आपका क्या है, सेरिबेलम, और सबसे नीचे मेडुला। लगभग 80% भाग पर आपका सेरिब्रम है, उसके बाद आपका सेरिबेलम है, और उसके बाद मेडुला। सेरिब्रम भी सब काम करता है, सोचता है, विचारता है। सेरिबेलम शरीर का बैलेंस बनाता है, और मेडुला आवेगों का संचरण करता है। इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा साथियों, क्या होगा, सेरिब्रम। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? करेंसी नोट, सिक्का नहीं, बल्कि करेंसी नोट। तो ये आपका क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। और 1 रुपया का नोट और सिक्का कौन जारी करता है आपका? 1 रुपया का नोट और सिक्का जारी करता है आपको वित्त मंत्रालय, और इस पर 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। आपका ये देखिए ब्रेन है, और यहाँ पर आपका प्यूटिटरी ग्लैंड है, जिसको आप लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और यह हाइपोथैलेमस है, प्यार, लव, घृणा, द्वेष, ये सब किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा। और ये ब्रेन है, ब्रेन के 3 भाग हैं। इसके ऊपर स्कल्प होता है, कुल 8 हड्डी होता है इस स्कल्प में, 14 हड्डी होता है आपके इस फेस में। ओके, टोटल 28 हड्डी होता है। अगर 6 हड्डी कान के, 3 कान के भी हड्डी जोड़ दिया जाता है। भारतीय स्टॉक समिति द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? अल्पकालिक ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालिक ऋण, या इनमें से सभी? आपका सही जवाब है इनमें से सही, सभी ऋण दिए जाते हैं। किसके द्वारा? भारतीय स्टॉक समिति के द्वारा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? 18 से 40 वर्ष, 18 से 60 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, या 18 से 70 वर्ष? आपका सही जवाब है साथियों 18 से 50 वर्ष। और इसके तहत क्या किया जाता है? तो आपको 2 लाख का बीमा कवर दिया जाता है, 330 रुपया पर ईयर के हिसाब से। तो इसे सभी एज वर्गों के लिए क्या है, ये पर ईयर रेट अलग अलग है। पर अगर आप विकलांग होते हैं 1 लाख रुपया, और आपकी मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से, आपके परिवार के आश्रितों को 2.5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाता है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून, 31 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, या 1 जनवरी से। भारत में वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है साथियों 1 अप्रैल से, और कब खत्म होता है? 31 मार्च को। स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रकृति को क्या कहते हैं? स्थिर या गतिज ऊर्जा में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की क्रिया को जड़त्व कहते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है आपका सौर सेल। सौर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो आपको यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत हीटर आपको क्या करता है साथियों? विद्युत हीटर आपका पता ही है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे तापमान बढ़ता है साथियों, पृष्ठ तनाव घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। ओके। ध्वनि का तारत्व, पिच या तीक्ष्णता, श्रीलेंस का निर्धारण कौन करता है? ध्वनि का पिच या तीक्ष्णता, श्रीलेंस का निर्धारण कौन करता है? तो आपका आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? ध्वनि की आवृत्ति और पिच दोनों क्या है? समानुपाती है। तो आवृत्ति जिसकी ज्यादा, अब देखिए जिसका आवृत्ति ज्यादा होता है, प्रति सेकंड कंपन की गति को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति ज्यादा होगा भाइयों तो क्या होगा? आपका ध्वनि कर्कश होगा, आवृत्ति कम, ध्वनि मीठी होगी। जैसे लड़कियों की आवाज क्या होती है? सुरीली होती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज को हमेशा गर्म तार या जीवित तार से लगाया जाता है। और फ्यूज किससे बना होता है? टीन SN प्लस PB से बना होता है। ओके। और ये आपका शरीर, और इसमें क्या होता है? प्रतिरोध उच्च रखा जाता है और गलनांक निम्न होता है। जैसे ये आपका क्या होता है? धारा कहीं भी दिक्कत होता है ये जल जाता है। लोकलांसेस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। लोकलांसेस सेल का प्रयोग लोकलांसे ने किया था, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और इसका प्रयोग वैसे सेल में किया जाता है जहां क्या हो, आपको आसानी से रुक कर कुछ समय के लिए क्या चाहिए? आपको
एनर्जी चाहिए। और ये कौन बनाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आवासीय गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है? यह इसका कारण है। देखिए, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब में आवासीय गहराई, इसका कारण है साथियों अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है जैसे एक यहाँ पर है, यहाँ पर वायु है, यहाँ से जाता है विलंब की ओर ऐसे मुड़ जाता है, इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है आपका, हमें आवासीय गहराई कम मालूम होती है। मछली जो कि तैर रहा नीचे होता है, हमें ऊपर दिखता है। ओके, निम्न से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक जो है तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, इसलिए लाल रंग का दैर्घ्य का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए अपवर्तनांक इसका सबसे ज्यादा होगा। आप लोग इसका ट्रिक भी याद रख सकते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। आप लोग इसका ट्रिक याद रख सकते हैं। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा साथियों? लाल रंग का। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? बैगनी रंग का। अब आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग अभी तक बने रहे, पूरा वीडियो देखें, ज्यादा डिस्कशन नहीं कराया गया, क्वेश्चन आंसर कराया गया, हल्का फल्का डिस्कशन कराया गया, लेकिन आप कॉपी पेन लेके बैठिए, रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देखिए, आपका फायदा होगा, रिवीजन हो जाएगा 3D स्टाइल में। क्वेश्चन देखते देखते, घूमते घूमते कुकू FM की तरह इस वीडियो को सुनिए, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्यारे भाइयों, साथियों, जो भी हमारे चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।